आज का टॉपिक है फंक्शन इन सी प्लस प्लस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट which are used to perform the specified type of task। सी प्लस प्लस में फंक्शन एक नेम्ड ब्लॉक होता है। ब्लॉक मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग तरीके का, अलग अलग नेम्ड का यानी अलग अलग नामों का एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक प्रोग्राम सेगमेंट, अलग अलग प्रोग्राम सेगमेंट बनाते हैं जिसका नाम अलग अलग होगा और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को आप फंक्शन बोलें। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत बड़े प्रोग्राम को या फंक्शन को, बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर पीसेज में, और ऐसे स्मॉलर चंक्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो रीयूजेबल होंगे। रीयूजेबल का मतलब एक बार फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, एक बार उस मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं, तो जितना टाइम चाहे उतनी बार हम उस फंक्शन का रीयूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, यानी मॉड्यूल वाइज सबको अगर डिवाइड कर देते हैं तो प्रोग्राम को मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। बेसिकली कहीं एरर आता है तो हम पूरे प्रोग्राम को ना चेक करके उस पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करेंगे तो हमें एरर पता चल जाएगा। फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है इसको हम लोग स्क्रीन में ही देखेंगे कि फंक्शन आखिर बनाएंगे तो स्मॉल पीसेस में फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं टर्बो को ओपन करके आपको फंक्शन बना के ही दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके टाइप्स पे डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि स्मॉल एक छोटा सा मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। जो लिखा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि पहले जो हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं, वो हेडर फाइल हम लोग लगाएंगे। हेडर फाइल लगाने के बाद अभी लग रहा है कोई शायद ज्वाइन कर रहा है क्या? इस लिंक इनके पास कैसे चला गया? 1 मिनट, लिंक तो मैंने भेजा नहीं था सबके पास। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक मैंने लिखा। वाइड मेन हम लोग लिखते हैं पहले तो वाइड मेन ना लिख करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ छोटा सा, जैसे MSG मैसेज का एक फंक्शन बना दी। वाइड मैसेज लिखा मैंने, उसके बाद इसके अंदर एक मैसेज डाल दिया, सी आउट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, और इस मॉड्यूल को, छोटे से मॉड्यूल को मैंने बंद कर दिया। फिर आप वाइड जैसे मेन लिखते हैं वैसे एक मेन लिखा गया। देन आफ्टर
क्लियर स्क्रीन को कॉल कर लें हम लोग। फिर MSG फंक्शन को कॉल किया गया। गेट ch को कॉल की और मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ एक ऐसा मॉड्यूल बना है MSG नाम का, जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता है। एक छोटा सा मॉड्यूल, एक छोटा सा फंक्शन बन गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइंड हो गया और यहाँ पर उसी फंक्शन को मैं लिखूँगा। यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई, फंक्शन को यहाँ बुलाया गया। तो जब वो कॉल किया जाएगा, तो जिस तरीके का आपका उसके ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो फिर इसको अगर एक बार कंपाइल किया जाए तो हेलो वर्ल्ड हमारे सामने ये मॉड्यूल बन के तैयार हो गया, जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। इसमें एक बेनिफिट और है कि फंक्शन एक बार डिफाइंड किया जा सकता है। एक बार मैंने इसको MSG नाम के फंक्शन को डिफाइन किया, एक बार यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट कर रहा है। और अगर दूसरी बार MSG को मैं लिख दूँ, फिर कॉल किया मैंने मैसेज को, तो फिर दूसरी बार भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब बात आती है कि दोनों एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं तो बहुत आसान सा तरीका है लाइन ब्रेक करने का, कि अगर सी आउट लिख के हम यहाँ इंडेल लगा दें तो दोनों अलग अलग सेपरेट लाइनों में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर तीसरे टाइम भी अगर MSG को कॉल किया जा रहा है तो थर्ड टाइम भी हमारा मैसेज अब तीसरी बार प्रिंट होकर के आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे इस मॉड्यूल को रन कराया मैंने, तो तीसरी बार वही चीज़ मैंने बार बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो बार बार हम कोड नहीं लिखे, उसका कोड तो एक ही बार लिखा, यहाँ पे कोड को एक ही बार डिफाइन किया और जब चाहा मल्टीपल टाइम्स मैंने MSG को यहाँ पे कॉल किया। एक यहाँ पे कॉल किया, दूसरा यहाँ पे कॉल किया, तीसरा यहाँ पे कॉल किया। तो तीनों बार कॉल हो रहा है, तो तीनों बार हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें केवल मैसेज की बात नहीं है, अगर हम कोई इंटीजर a वैल्यू भी इक्वल टू 10 लिख देते हैं तो हम चाहे तो इस मॉड्यूल में लिखा जा सकता है कि वैल्यू वैल्यू ऑफ ए क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए में मैंने स्टोर किया है, तो मल्टीपल 3 टाइम्स की कॉलिंग है इसमें, 3 टाइम्स की कॉलिंग है। तो वैल्यू ऑफ ए 3 बार और हेलो वर्ल्ड 3 बार, ये तीनों 3 बार प्रिंट होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड एक बार किया, फिर वैल्यू ऑफ ए 10, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर वैल्यू ऑफ 10, हेलो वर्ल्ड, फिर वैल्यू ऑफ ए 10। तो इसका मतलब है कि इसके मॉड्यूल में हम चाहें तो जैसे अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने मॉड्यूल में कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल यही मैसेज प्रिंट आउट करा लें या कुछ भी। आप यहाँ पे जैसे हम लोग पहले कोड लिखते थे, उस तरीके से कोड भी लिखा जा सकता है कि इंट b इज इक्वल टू 20
देन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी को प्रिंट करा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी हम समझ रहे हैं 30 हमारा रिजल्ट आएगा, तो 33 टाइम कॉल हुआ है, 3 बार कॉल हुआ है वो मैसेज, तो 3 बार हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए। एरर आ गया, तो एरर क्या है, अनडिफाइंड सिंबल सी, क्योंकि सी को मैंने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया है। तो सी को हम कॉमा लगा के यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो जब मैं इसको डिफाइंड कर दूंगा तो हमारा मॉड्यूल रन कर जाएगा। 3 बार ऐसे दिख रहा है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होगा आउटपुट में। तो हम ऐसे करते हैं कि मैसेज वाले को कमेंट लगा देते हैं, ताकि आएगा नहीं मैसेज, और केवल वैल्यू ऑफ सी आएगा। एक बार मैंने मैसेज को कॉल किया है, दूसरी बार मैं कमेंट लगा देता हूँ, तीसरी बार मैं फिर कमेंट लगा देता हूँ, और मैसेज यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। एक बार हमारा ऐड करके दिखाया, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 30। यानी जैसे चाहें वैसे हम मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने मॉड्यूल क्रिएट किया MSG, तो यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम मैसेज तो नहीं होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो ऐड हमने बना दिया और ऐड को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब एक और आप बनाना चाहते हैं मॉड्यूल, तो आप यहाँ लिखिए void subtract। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है मुझे दो वैल्यूज के बीच में। तो फिर मैं वही ले लूँगा, इंट ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 20, कॉमा सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और सी आउट मैंने करा दिया कि वैल्यू वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी में हमारा वैल्यू स्टोर्ड है, तो यहाँ पर करा के, और एक का नाम, मॉड्यूल का नाम मेरा क्या हो गया, ऐड। दूसरे मॉड्यूल का नाम मेरा हो गया सब्ट्रैक्ट। तो एक बार हम इसको अभी ऐड को केवल कॉल किया हूँ मैं, तो केवल एडिशन का यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा आउट होगा, चूँकि भले ही मैं डिफाइन कर लिया लेकिन मैंने कॉल नहीं किया है सब्ट्रैक्शन को, इसलिए केवल ऐड होकर के वैल्यू ऑफ सी 30 दिख रहा है। बट जैसे ही मैं सेकंड मॉड्यूल बनाया सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ पे सब जो बनाया मॉड्यूल उसको मैंने कॉल कर लिया। जैसे ही इस चीज़ को कॉल किया, देखिए वैल्यू ऑफ सी 30 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -10। ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ज़रा सा अगर इंडेल लगा दिया जाए यहाँ पे, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज 30 एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू -10। तो ये फंक्शन का पार्ट था। इस तरह के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, इस तरह के जितने भी आप फंक्शन चाहें तो उतना फंक्शन बना सकते हैं। एडिशन का अलग फंक्शन बन सकता है, सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग, मतलब जैसे चाहे ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट को हम बना सकते हैं। फंक्शन वाइज डिवाइड किया जा सकता है। वही यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में बताया गया था। A function is named block of code that perform a specific task। अलग तरह के एक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए फंक्शन बनाया जाता है। एंड फंक्शन अलाउ यू टू ब्रेक डाउन योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड रीयूजेबल पीसेस। मतलब
आपके प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग छोटे-छोटे पीसेज़ में, रीयूजेबल पीसेज़ में। तो रीयूजेबल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फंक्शन डिफाइन होता है तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग कॉल करा सकते हैं, मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। इस वजह से रीयूजेबल पीसेस कहा जाता है। और इस तरह से अगर फंक्शन वाइज हम अपने प्रोग्राम को करते हैं तो इम्पॉर्टेंट टर्म ये हो जाता है कि आपका जो एरर को ट्रेस करना और एरर को मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। फंक्शन में और बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया यहाँ पर, और नॉर्मल जो फंक्शन बनाया वो था कि आप एक ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कैसे करेंगे। लेकिन अभी फंक्शन के टाइप्स को पढ़ना ज़रूरी है ताकि अदर फंक्शंस के बारे में हम समझ पाए। बेसिकली जो भी फंक्शन होता है वो डिवाइड होता है दो ग्रुप्स में। पहले ग्रुप को हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, याद रखेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और दूसरे को कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंशिएशन है, इस बात पे अभी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो लाइब्रेरी में पहले से इनबिल्ट हो। मतलब उसको मैंने नहीं बना रखा, उसको मैंने नहीं बनाया, वो पहले से बना बनाया है, बट आप उसका क्या करेंगे, केवल यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कौन सा ऐसा अभी तक फंक्शन है जो हम लोगों ने यूज़ किया जो हमें लग रहा है कि वो लाइब्रेरी फंक्शन है। तो आप देखिएगा कि अगर हम प्रोग्राम में चलते हैं तो प्रोग्राम के अंदर ये जो मेन फंक्शन के अंदर आपने क्लियर स्क्रीन लगाया है, तो ये मैंने नहीं बनाया। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, ये पहले से प्री डिफाइंड है कि स्क्रीन को क्लियर करेगा, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आएगा। इसी तरह से गेट सी एच यहाँ पर लगाया गया है होल्ड द स्क्रीन कराने के लिए, ये पहले से लाइब्रेरी में मौजूद है, मैंने नहीं बनाया, इसलिए इसको लाइब्रेरी फंक्शन बोलेंगे। सी आउट भी एक तरह का हमारा फंक्शन की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि सी आउट फंक्शन से भी हम लोग क्या होना है, प्रिंट होना है। तो प्रिंट होना है तो ये भी बात पहले से डिफाइंड है कि सी आउट क्या काम करेगा, ये मैंने नहीं बनाया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे फंक्शंस हमें देखने को अभी ही जस्ट मिल गए हैं जो कि पहले से इनबिल्ट हैं, केवल हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे। अब बात आती है ये कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हैज इंक्लूड iostream.h एक हेडर फाइल मैंने यहाँ लिखा, और हैज इंक्लूड conio.h एक हेडर फाइल मैंने यहाँ लिखा। तो iostream.h इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर सी आउट नाम का फंक्शन पड़ा हुआ है। अगर हम ऊपर का iostream.h नहीं लिखेंगे तो ये सी आउट काम करना बंद कर देगा। उसी तरह से कोनियो इसलिए लिखा गया क्योंकि conio.h में क्लियर स्क्रीन पड़ा हुआ है और गेट सी एच फंक्शन पड़ा हुआ है। अगर हम लोग conio.h नहीं लगाएं तो फिर गेट सी एच भी वर्क करना बंद कर देगा। तो इस वजह से उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कराने के लिए, ताकि वो लाइब्रेरी फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कॉल हो पाए, हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ऊपर, ताकि वो इंक्लूड होगा तो हमारा उससे कनेक्ट हो पाएगा, और कनेक्ट हो पाएगा तो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी जो रखा हुआ है, जो फंक्शंस रखे गए हैं, उस फंक्शन को हम लोग यूज़ कर पाएंगे।
तो लाइब्रेरी फंक्शंस का मीनिंग ही ये हुआ कि वैसा फंक्शन जो पहले से बना बनाया हो और हमारे सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी सिस्टम में रखा हुआ है और हमें बस उसका यूज़ कर सकते हैं। हम उसके किसी भी तरह के मीनिंग को हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, हम किसी भी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, बस हम लोग केवल उसका यूज़ कर लेंगे। स्पेसिफाइड जगह पर उसका यूज़ करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। अब बात आती है कि लाइब्रेरी तो आपको समझ में आ गया। तो लाइब्रेरी फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, यानी एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो लाइब्रेरी की बातें समझ में आ गई। तो यूज़र डिफाइंड की फंक्शन की बात यहाँ पर देख रहे हैं। हम जो ये ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ये पहले से लाइब्रेरी में मौजूद नहीं था, ये मैंने बनाया है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन है जो कि पहले से लाइब्रेरी में मौजूद नहीं था, मैंने बनाया है। तो इसलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी जो यूज़र बनाता है उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम नाम देते हैं, और जो पहले से इनबिल्ट है उसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ इसमें क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। लाइब्रेरी और यूज़र डिफाइंड आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर पूछे ये बात कि क्या हम अपना कोई फंक्शन बना के लाइब्रेरी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग उस तरह का मेथड बना कर के हम लाइब्रेरी में भी, सी के लाइब्रेरी सिस्टम में भी डाल सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जब जब ज़रूरत पड़े तो उस फंक्शन का कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हेडर फाइल जो है उसको डिफाइन करना होगा और उस हेडर फाइल के अंदर अपने फंक्शन के कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना होगा। तो आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखिएगा तो आप भी अपने कस्टमाइज एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। बिग लाइब्रेरी सिस्टम पाइथन का है, तो वो इसी तरह से कस्टमाइजेबल होने की वजह से जितने यूज़र हैं अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसके लाइब्रेरी सिस्टम में अपने आप को ऐड किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा लाइब्रेरी सिस्टम बन जाता है। तो ऑफ कोर्स हम अपना भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहें तो जैसे प्रोग्राम में हम लोगों ने लिखा उसी हिसाब से हम अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम अपने सी ड्राइव में जाएं और टर्बो CO3 यहाँ पे है, बिन में जाए तो इसमें कुछ इंक्लूड फाइल होंगे। इंक्लूड फाइल अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इंक्लूड फाइल है। तो इंक्लूड फाइल में ये सारे हेडर फाइल है, ठीक है। तो मैंने एक हेडर फाइल अभी यूज़ किया था कोनियो के लिए, conio.h यहाँ पे है मेरा। अभी इस हेडर फाइल को हम खोलेंगे तो बहुत सारा फंक्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। तो आप उस हिसाब से उस फंक्शन को देख सकते हैं कि क्या इसी के अंदर का वो सारा लाइब्रेरी है जो यूज़ हो रहा है। तो जी हाँ, यूज़ हो रहा है, कोनियो यहाँ पर डिफाइंड है, और इसी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगे। ब्लिंक से लेकर के आप जितना देख रहे हैं सारे फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड किए गए हैं एक एक करके। तो आप इस हिसाब से भी अपने एक फंक्शन यहाँ पे बना करके और यहाँ लाइब्रेरी में डाल सकते हैं ताकि कोनियो के साथ वो यूज हो सके। हो सकता है टेक्स्ट मोड से लेकर, टेक्स्ट बैकग्राउंड से लेकर, टेक्स्ट कलर से लेकर के, विंडो से लेकर के, मतलब सी प्रिंटफ, सी पुट, सी स्कैनफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा मूव टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, डी लाइन, इनपुट, आउटपुट, ये सारी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं।
क्या काम करेगा ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी हेडर फाइल को हम जब इंक्लूड करते हैं तो हमारा वहाँ पे रिज़ल्ट सामने आता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा।